हेलो स्टूडेंट, मैं मिस्टर संतोष कुमार तिवारी आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगा जिसका नाम है वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा। तो आज से ये समझिए कि डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपका इस विषय की शुरुआत हो रही है और इस विषय को फर्स्ट पेपर कंपलसरी पेपर है ये। और आप इस बात को ध्यान में रखिए कि जो भी चीज़ें आपने अभी तक ज्ञान के रूप में लिया है कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से ही आपने पाया है। तो आज का जो टॉपिक है वो है शिक्षा की संकल्पना। तो शिक्षा की संकल्पना है क्या? शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक यानी स्वतः चलती रहती है। हमें किसी शिक्षा को लेने के लिए हमें कहीं जाना नहीं होता है, क्योंकि शिक्षा जब हम जन्म लेते हैं या यूं कहें कि हम गर्भावस्था में जब हम आते हैं, मानो जब गर्भावस्था में रहता तभी उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। आपको याद होगा कि महाभारत में एक पात्र थे अभिमन्यु। उन्हें गर्भावस्था में ही चक्रव्यूह की रचना करते सुन लिया था अपने पिता के द्वारा। तो यूं कह लीजिए कि शिक्षा जैसे भ्रूण अवस्था में बच्चा आता है, बालक आता है, उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। यानी शिक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक अनवरत चलती रहती है, बिना रुके, बिना किसी बाधा के। यही एक ऐसी प्रक्रिया है जो निर्वरत चलती रहती है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। अगर आप कष्ट में हैं तो भी आपकी शिक्षा चल रही है, आप खुश हैं तो भी आपकी शिक्षा चल रही है, आप कहीं अस्पताल में तो भी आपकी शिक्षा चल रही है, क्योंकि शिक्षा एक प्रकार का सीखने की कला है। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो ये मान के चलिए कि वह चल रही होती है। कुछ ना कुछ हम जीवन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी चीज़ से हम सीखते रहते हैं। तो आज का जो टॉपिक है शिक्षा की संकल्पना, वो इसी पर आधारित है। और इस बात का ध्यान रखिए कि जब मानव जन्म लेता है तो बौद्धिक शक्तियों और सांस्कृतिक तत्वों के द्वारा या सांस्कृतिक तत्वों से युक्त होता है, और इन भौतिक गुणों और सांस्कृतिक तत्वों के द्वारा ही वह पशुओं से भिन्न माना जाता है। बात को नोट करिए, आप समझिए आप, यानी जब बालक जन्म लेता है तो कुछ बौद्धिक शक्तियां उसके साथ होती हैं और सांस्कृतिक तत्व होते हैं। यानी जिस परिवेश में वो जन्म लेता है, जिस संस्कृति में जन्म लेता है, वह उनके साथ रहता है। और इन बुद्धि के कारण ही, बौद्धिक शक्तियों के कारण ही वो पशुओं से भिन्न माना जाता है। नहीं तो क्या हुआ, पशु के समान माना जाएगा। यानी शिक्षा कहीं ना कहीं उसको पशुओं से श्रेष्ठ करने में मार्गदर्शन का काम करती है, या यूं कह सकते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही बालक को पशुओं से भिन्न माना जाता है, या मानव को या मनुष्य को पशुओं से भिन्न माना जाता है। यानी एक प्रकार का यह संदेश है कि हम शिक्षा के बिना विकास नहीं कर सकते। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शिक्षा है क्या, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है। आइए मैं आज आपको बताता हूं और उसको समझिए। सबसे पहला पॉइंट है कि शिक्षा आई कहां से। तो शिक्षा शब्द संस्कृत के सिच धातु से आई, जिसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। अब कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेजी के एजुकेशन को भी हम शिक्षा कहते हैं। तो अंग्रेजी के एजुकेशन को के द्वारा आई और उसका अर्थ भी था शिक्षित करना। फिर लैटिन भाषा जो एजुकेशन आया वह लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से आया, एजुकेटम। अब एजुकेटम दो शब्दों से मिलकर बना है, ई और ड्यूको, एजुकेशन, जिसका अर्थ होता है भीतर, ई यानी भीतर इंटरनल और ड्यूको मीन्स बाहर निकालना। यानी कि शिक्षा के माध्यम से हम मानव में जो आंतरिक शक्तियां होती हैं
उनको बाहर निकालने का कार्य शिक्षा करती है। मेरी बात समझे? यानी मानव के आंतरिक शक्ति, यानी मानव के अंदर जो भीतर शक्तियां विद्यमान होती है उनको बाहर निकालने का कार्य शिक्षा करती है। यानी कि आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना यह शिक्षा का कार्य है। तो अगर हम संस्कृत की बात करते हैं जो शिष्य धातु से आया, उसका कार्य भी सीखना होता है। अंग्रेजी में एजुकेशन की बात करते हैं तो उसका भी मतलब है शिक्षित करना। और लैटिन भाषा की बात करते हैं तो उन्होंने बिल्कुल डिवाइड करके आपको बता दिया कि आंतरिक शक्तियों को बाहर निकालना, यानी उसको शिक्षा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से हम बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब कि अतः शिक्षा का अर्थ है आंतरिक शक्तियों और गुणों का विकास करना। अर्थात शिक्षा से तात्पर्य है कि उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित होता है। यह बात सुकरात ने कही थी। सुकरात ने कहा था कि मनुष्य के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित है। यानी कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति या मानव जब जन्म लेता है तो उसके ऊपर जो आवरण पड़ा होता है, शिक्षा के माध्यम से उसको हटाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि ज्ञान में, मानव के ज्ञान में विकास हो सके। क्लियर हो गया? यानी शिक्षा क्या है? यानी शिक्षा का अर्थ मैंने आपको बताया कि शिक्षा का अर्थ है आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर निकालना। अब आते एक परिभाषा ले लेते हैं, नोट कर लीजिए परिभाषा। शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रशिक्षण से है जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। अब आप समझिए, प्लेटो ने कहा था, यानी उनका तात्पर्य था कि शिक्षा के द्वारा, मैंने क्या बताया, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके अंदर बौद्धिक गुण होते हैं, सांस्कृतिक गुण होते हैं, लेकिन उस पर आवरण पड़ा होता है। सेम उसी प्रकार से है जब किसी व्यक्ति को कहा जाए कि आप अपने विचारों को प्रकट करिए पर मुंह से बोलिए नहीं, तो वह अपने ज्ञान को, अपनी अभिव्यक्ति को कैसे व्यक्त कर पाएगा। इसी प्रकार शिक्षा के ऊपर जो आवरण पड़ा है मानव के ऊपर, उसको हटाने का प्रयास शिक्षा करती है। यानी कि उस आवरण को हटाती है और ये बताने का प्रयास करती है। यानी प्लेटो ने कितनी अच्छी बात कही थी कि प्रशिक्षण देना, उसको प्रशिक्षण के द्वारा मानव में सब कुछ होता है परंतु कहीं ना कहीं वो दबा होता है, आवरण से ढका होता है। यानी उसको हटाना, यानी प्रशिक्षण देना जो अच्छी आदतों द्वारा बच्चों में अच्छी नैतिकता का विकास करे। तो शिक्षा का तात्पर्य ये नहीं कि हमने जॉब ले ली या कोई काम करने लगे, यहीं तक नहीं है। शिक्षा तो तब सार्थक है जब नैतिक रूप से, चारित्रिक रूप से मनुष्य इस समाज में रहने के योग्य बने, तो हम कहते हैं उसके अंदर शिक्षा है। जरूरी नहीं कि उसने कोई बीए पास किया हो या एमए पास किया हो, क्योंकि जब तक उसका आचरण नहीं होगा अच्छा, उस शिक्षा का कोई फायदा नहीं है। यानी प्लेटो की बात कहीं ज़्यादा सटीक है कि शिक्षा में से तात्पर्य बच्चों में अच्छी आदतों और नैतिकता का विकास करना। तो इससे स्पष्ट है कि शिक्षा कहीं ना कहीं मानव को संपूर्णता की ओर प्रकट करती है। यानी शिक्षा के द्वारा ही मानव संपूर्णता की ओर प्रकट होता है, उसको जाना जाता है। यानी शिक्षा के माध्यम से ही किसी व्यक्ति की पहचान होती है। अब आते हैं शिक्षा की प्रकृति पर, जानते हैं कि शिक्षा की प्रकृति किस प्रकार की होती है, किन किन कारणों से शिक्षा पर लोग ध्यान देते हैं, शिक्षा को आवश्यकता होती है। तो आते हैं उद्देश्यपूर्ण सचेतन प्रक्रिया। अब देखिए, उद्देश्यपूर्ण सचेतन प्रक्रिया से तात्पर्य क्या है कि शिक्षा जब भी ग्रहण की जाती है उसमें उद्देश्य निर्धारित होता है। अगर हम किसी चीज को चाहेंगे, अगर मानते को लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो एक हमारे सामने उद्देश्य होता है ना। इसी तरह
उद्देश्यपूर्ण सचेतन प्रक्रिया है। शिक्षा निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित शिक्षण विधि द्वारा, सोच द्वारा और समझ कर प्रदान की जाती है, जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों कोई हितों को ध्यान में रखकर सचेतन यानी दिमाग से सचेतन यानी बिल्कुल परफेक्ट रूप से तैयार जब व्यक्ति होता है तब उसको शिक्षा प्रदान की जाती है। अब नेक्स्ट आएंगे अंतः शक्तियों का विकास। तो शिक्षा के माध्यम से बालक के अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। बालक के ऊपर वह ज्ञान लादने का प्रयास ना कर उसके अंदर जो शक्तियां विद्यमान होती हैं उसी को बाहर लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सके। अर्थात बालक जब जन्म लेता है तो उसके अंदर सब कुछ होता है, बस हमको थोड़ा उसको देखना होता है, प्रशिक्षित करना होता है और प्रशिक्षण के माध्यम से उसके जीवन को सफल बनाने का प्रयास शिक्षा के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास की प्रक्रिया। तो विकास की प्रक्रिया से तात्पर्य है कि बालक व व्यक्ति जब जन्म लेते हैं तो कुछ जन्मजात शक्तियों को द्वारा जन्म लेते हैं। सामाजिक वातावरण में बालक की उन शक्तियों का विकास होता है। समाज में रहते हुए उसे अनेक नए नए अनुभवों प्राप्त होते हैं और उन अनुभवों के द्वारा वह अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है और उन व्यवहारिक परिवर्तन के द्वारा समाज का एक अभिन्न अंग बनता है, जिसमें उसका विकास कार्य चलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है। ठीक है, शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति प्रगति करता है। जब उसको ज्ञान होता है शिक्षा के रूप में तो वह अपने आचरण को सुधारता है, अपने क्रियाकलापों को सुधारता है और कहीं ना कहीं उसके माध्यम से वह आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति अपनी आंतरिक क्षमताओं का विकास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह प्रगतिशील परिवर्तन करने में सक्षम होता है। यानी समाज और व्यक्ति दोनों के लिए शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा परिवर्तन संभव है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। इस बात पे ध्यान दीजिए, शिक्षा की कोई लिमिटेशन नहीं है। हम घर पर बैठे हैं, अगर पार्क में टहल रहे हैं, कोई व्यक्ति कुछ क्रियाकलाप कर रहा है तो उससे हम सीखते हैं। वो जिस प्रकार की क्रियाकलाप करता है तो हम उसको देखते हैं। अगर वो अच्छा लगता है तो हम कहते हैं अच्छा है और बुरा लगता है तो हम कहते हैं बुरा है, यानी गलत है। इसका तात्पर्य कि कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से और अपने अनुभव के माध्यम से हमें ज्ञात होता है कि वो जो व्यक्ति या मानव जो कार्य कर रहा है उसमें अच्छा और गलत, यह अनुभव शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति में आता है और उससे व्यक्ति सीखने का प्रयास करता है अपने जीवन में कि जो कृत्य वो कर रहा है वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उससे समाज का, देश का, उस संस्था का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी शिक्षा आजीवन चलती है, कभी रुकती नहीं, जन्म से लेकर मृत्यु प्रांत तक। यानी अगर आप पढ़ाई बंद भी कर दें, अगर 40 साल के हैं, 50 साल के, तब भी समाज में रहकर हम एक दूसरे से सीखते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, दूसरे के क्रियाकलापों को देखते हैं और जब दूसरे को क्रियाकलापों को देखेंगे तो उससे क्या होगा, अनुभव आएगा, अनुभव आएगा, उससे सीखेंगे। यानी उससे निरंतर यह प्रक्रिया चलायमान रहती, रुकती नहीं है। चाहे किसी भी एज में हो, शिक्षा अनवरत चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा सिर्फ विद्यालय में नहीं, यानी शिक्षा को सीमित नहीं कर सकते हम। हाँ, विद्यालय रूपी शिक्षा पर हम बाद में आएंगे, लेकिन हम जिस हेडिंग है कि शिक्षा सिर्फ विद्यालय में नहीं, यानी विद्यालय में जो शिक्षा प्राप्त की जाती है वही तक शिक्षा सीमित नहीं है। यानी शिक्षा जो है वह विद्यालय के बाहर है और यूं कह लें कि वास्तविक रूप से जो शिक्षा है वह विद्यालय के बाहर ही है, क्योंकि मनुष्य विद्यालय से सीख के जो जाता है उसका प्रयोग, अपने अनुभवों का प्रयोग कहीं ना कहीं वह समाज में रहकर ही करता है, विद्यालय से बाहर रह के ही करता है। और कहीं ना कहीं शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का जो मूल्यांकन है वह कहीं ना कहीं विद्यालय के बाहर ही किया जाता है। शिक्षा का जो मूल्यांकन है वह समाज में रहकर,
राज्य में रहकर ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसके ज्ञान का वास्तविक परिचय समाज में ही है, विद्यालय के बाहर ही है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा सिर्फ विद्यालय में नहीं है, विद्यालय के बाहर ही शिक्षा है और वास्तविक शिक्षा विद्यालय के बाहर ही है। तो शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य प्रगति की ओर जा सकता है, अपने जीवन को परिवर्तनशील बना सकता है और उसमें कहीं ना कहीं गुणों का विकास कर सकता है। इसलिए शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों और सर्वांगीण विकास करना शिक्षा का कार्य है। शिक्षा प्रक्रिया सूचनाएं यद्यपि सीमित नहीं है, बल्कि उनका जो काम है वह व्यापक स्तर पर है, संकुचित स्तर पर शिक्षा नहीं है। क्योंकि संकुचित स्तर पर शिक्षा जो है, तो शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति का विकास हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि किसी मानव या किसी व्यक्ति में शिक्षा का क्या स्तर है, शिक्षा उसके लिए कितनी आवश्यक है। यानी किसी भी व्यक्ति का विकास शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। तो नोट कर लीजिए, आज की क्लास यही समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में इसी के मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।